उन तमाम लोगों को मैं आपके सामने यहाँ पर पेश कर रही हूँ। वो हाजिर हो रहे हैं आपके सामने जिन्होंने इस पूरे इनकलाब को अंजाम दिया है। उन्होंने वो नारे दिए जिससे ये 50 दिन की क्रांति जो भारत ने देखी है जंतर मंतर से, वो सब उन्हीं के कंधों से होके गुजरी है। पुलिस अंकल, पुलिस अंकल, रास्ते का ना यही है। मेरा मकसद ये था कि उन्होंने हमें बेमतलब में मारा, हमें उन्हें बेमतलब में कुछ कहा। इट इज़ नॉट वायलेंट जो मैंने कहा, पर इट वाज मतलब कंफ्यूजिंग था उनके लिए। उनको ये क्या कह रही ये क्या हैं? कह गई है बच्ची? गैर कानूनी करार दिया जाता है, यहाँ से चले जाओ, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। दैट वीडियो सबको शिक्षा सबको काम का जो नारा है, ये नारा जैसा कि आपने कहा कि आपके पहले से लोग इस नारे को लगाते आए हैं, पर आज की डेट में 2026 में भी हमें ज़रूरत पड़ रही है कि हमें एक आंदोलन में उसी नारे को फिर से लगाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें देखना होगा कि किस तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस देश के बच्चों को फेल कर रही है, बार बार लगातार फेल कर रही है उन तक शिक्षा पहुँचाने में। आप वहाँ प्रोटेस्ट में मौजूद थी, पुलिस के लोगों से आप भिड़ गई थी, वहाँ पे क्या हुआ था? तो बेसिकली दे वर ड्रैगिंग अस ऑन द फ्लोर, हमको ज़मीन पे घसीट के ले जाया जा रहा था और वो हमको हमारे लिम्स से नहीं पकड़ रहे थे, वो हमारे कपड़े पकड़ रहे थे। तो आप लोग जाके अपनी यूनिवर्सिटी में लड़ते नहीं एक दूसरे से कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, ऐसा कुछ नहीं होता? We are activists. At the end of the day, we are all poor students who are fighting to make ends meet. Many spaces we had to tell, मैं मुस्लिम हूँ, शरण्या हिंदू है, हम एक साथ हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहे, चिल। गोदी मीडिया को बोलना पड़ा बहुत टाइम। मोदी सरकार को क्यों इतना गाली दे रहे हैं? दिस इज़ अ गटर जनरेशन। कोई कल्चरल शॉक मिला है पीएम मोदी को, लेकिन जिस तरीके से हमें रोज़ डीएम्स में गाली पड़ते हैं कमेंट सेक्शन में। एक इंसान ने डीएम में मुझे ये बोला कि आप तो अगर इफ़ यू डोंट वांट टू बी द नेक्स्ट निर्भया, आप एक्टिविज़म अभी छोड़ दो। आपको रेप करेंगे, आपके टुकड़े टुकड़े करके वो कुत्तों को खिलाएंगे, और जब आपका सोल निकलेगा तब मैं आपको हग करके वो भी मैं देखूंगा। और अगर आपको नेक्स्ट निर्भया नहीं बनना है तो आप छोड़ दीजिए बीजेपी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलना। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास राउंड टेबल में। मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ इस डिस्कशन को लेकर, क्योंकि आपका आदेश हुआ था। आपने कहा था कि और ज़्यादा आपको राउंड टेबल डिस्कशंस चाहिए, और ज़्यादा वो लोग चाहिए जो आज के दौर में, आज के अंधेरे दौर में, जब भारत धीरे धीरे नहीं बहुत तेज़ी के साथ फाशिवाद के अंधे कुएं में उसको धकेला जा रहा है, ऐसे में कुछ ऐसे युवा लड़के लड़कियाँ आ गए हैं जो कहते हैं हमें ये मंजूर नहीं। वो कुएं में गिरते उन लोगों को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, ये राउंड टेबल एक जेनजी राउंड टेबल है। उन तमाम लोगों को मैं आपके सामने यहाँ पर पेश कर रही हूँ। वो हाजिर हो रहे हैं आपके सामने जिन्होंने इस पूरे इनकलाब को अंजाम दिया है। उन्होंने वो नारे दिए जिससे ये 50 दिन की क्रांति जो भारत ने देखी है जंतर मंतर से, वो सब उन्हीं के कंधों से होके गुजरी है। इससे पहले जब मैंने यंग पत्रकारों से बातचीत की थी, तब आपने कहा था कि आपको और ज़्यादा इंस्पिरेशन चाहिए। मुझे याद है कमेंट सेक्शन में एक 60 साल के हमारे व्यूअर थे, वो कह रहे थे कि ये मेरे नेता हैं। तो उन्हीं नेताओं को मैं आपके सामने यहाँ पेश कर रही हूँ। मेरे साथ यहाँ पर सखी मौजूद हैं, शरण्या है, महीना और गोपिका। ये तमाम जो एक्टिविस्ट हैं, और ऐसा नहीं है कि ये लोग अभी कोई कलियाँ थीं जो खिली इस प्रोटेस्ट में, ये लोग पहले से नारेबाजी करते आए हैं, पहले से ढोल बजाते हैं, और ये सब इनकी ट्रेनिंग जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन तमाम जगहों पर होती रही है। और इत्तेफाक है ये, हाँ, या डिज़ाइन है ये, इनमें से चारों लोग ही ये लेफ़्ट आइडियोलॉजी से प्रेरित हैं। क्या मैं ये कह सकती हूँ? आप चारों एसएफआईस हैं? जी। तो चारों एसएफआईस हैं, ये कोई भारत विरोधी साजिश नहीं है। ये इत्तेफाक है। आप देखिए कि शायद जो वाम आइडियोलॉजी है, जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, उससे जो इनकलाब का पूरा एक फ्लेवर और फर्वर है वो देखने को मिलता है। तो मेरे साथ यहाँ पर सखी मौजूद हैं, और हर किसी, ये चारों में से कोई ना कोई किसी एक स्लोगन के साथ मशहूर हुई हैं। और मैं यकीन के साथ इस बात को कह सकती हूँ कि ठीक है, इस पूरे आंदोलन की शुरुआत अभिजीत दीप के, सौरभ दास ने की, सोनम वांगचुक ने बाकायदा भूख हड़ताल करके इसको एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया
इसके अलावा बहुत सारे प्रोटेस्टर्स पूरे हिंदुस्तान से आए और उन्होंने नारेबाजी की। लेकिन अगर यहाँ लेफ्टिस्ट एक्टिविस्ट, ये स्टूडेंट एक्टिविस्ट नहीं होते तो आप यकीन जानिए वो मज़ा नहीं आता, वो संगीत नहीं होता, वो गीत नहीं होते, वो नारे नहीं होते और 50 दिन तक टिक जाना बहुत मुश्किल होता। सखी, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपका क्लेम टू फेम क्या है? मेरा नाम सखी है और मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र हूँ। इससे पहले मैंने अपना ग्रेजुएशन जामिया से किया है और जैसा कि आपने बताया, हम लोग शुरुआत से ही इस आंदोलन से जुड़े रहे कि अभिजीत दीपकेश और सोनम वांगचुक ने शुरुआत करी, पर जो ज़मीन को बांधे रखने का जो काम था और ज़मीन पे लोगों की जो एनर्जी है वो हाई रहे, आई थिंक वो हम छात्र संगठनों ने उसका बखूबी उसमें हिस्सा दिया है। और मैं जिस चीज़ के लिए फेमस, जैसा आपने कहा, हुई, वो कुछ मीम्स थी। मैंने ये समझा कि हाँ, अभी हमारी जनरेशन में कुछ थोड़ा हंसी मजाक और मीम्स भी बहुत पॉपुलर हैं और उससे भी कनेक्ट करा जा सकता है। इट्स नॉट ऑलवेज एक ट्रेडिशनल वे ही नहीं है और कई सारे नए तरीके भी हैं। तो मेरा एक जो संसद में भी कहा गया है, वास्ते न हुई हैं, तो उसके लिए मैं बहुत फेमस हूँ। एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल। पुलिस अंकल, पुलिस अंकल, वास्ते ना है। एंड मेरी एक और मीम थी जो मैंने पहले दिन 20 जून को बनाई थी, जिसके अंदर मैं जो पुलिस अनाउंसमेंट करती है कि यहाँ से चले जाइए, अब गैर कानूनी करार दिया गया है, तो मैं उसमें मॉक कर रही हूँ उन्हें कि ना 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 ना, यहाँ से चले जाओ। गैर कानूनी करार दिया जाता है, यहाँ से चले जाओ, कुछ नहीं हो गया यहाँ पे। That video is now not available in India to watch. Instagram ने वो मेरी वीडियो हटा दी है। There are a lot of restrictions on my account now. पर काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस हैं और कई सारे सिचुएशन जो मीम नहीं थे उस ग्राउंड पे, पर वो भी मीम बन के अब फेमस हो रहे हैं। तो ये वास्ते गुना हुईयां, अगर मैं सही बोल रही हूँ, ये इसके क्या मायने होते हैं? इसका कुछ मतलब नहीं है, ऑनेस्टली इट्स अ जिब्रिश वर्ड। इसका कुछ मतलब नहीं है। मेरा मकसद ये था कि उन्होंने हमें बेमतलब में मारा, तो हमें उन्हें बेमतलब में कुछ कहें। इट इज़ नॉट वायलेंट जो मैंने कहा, पर इट वाज मतलब कंफ्यूजिंग था उनके लिए। उनको ये क्या कह रही हैं? क्या कह गई है बच्ची, हाँ ये क्या होता है। और यहाँ में कुछ बुरा कहा क्या? हाँ, देवर बहुत कंफ्यूज थे वो लोग वहाँ पे, पुलिस वाले जो वीडियो में भी दिख रहे हैं। और पर मैंने उस इंटेंशन से नहीं डाला था कि इतनी वायरल हो जाए, पर वो हो गई बस। मतलब यू नेवर नो आजकल क्या वायरल हो जाएगा। सो दैट इज। शरण्य, आपकी तरफ आती हूँ मैं। एक राउंड इंट्रोडक्शन का हम लेते हैं और आपको बताते हैं कि ये सब क्यों मशहूर हुए। और शोहरत तो किसी को भी मिल सकती है। अब देखिए, आप जेनजी सम्मेलन, नरेंद्र मोदी जी की एक बात की तारीफ मैं करूँगी ज़रूर कि वो कोर्स करेक्शन, यानी एक बार उनको ये लग रहा है कि आरएसएस की जो 100 साल की मेहनत है वो एकदम से नाली में जा रही है, ज़ाया हो रही है। क्यों ज़ाया हो रही है? क्योंकि सबसे जो छोटी जनरेशन है, जो जेनजी है, जो इनका वोटर भी है, जिसके सहारे ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो जनरेशन जो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, आप सोचिए कि अगर कोई 20 साल का है कोई व्यक्ति, तो 8 साल का वो बच्चा रहा होगा, तो उसने तो इसके अलावा कोई और सरकार नहीं देखी, कोई और प्रधानमंत्री नहीं देखा। और इस प्रोटेस्ट में इससे छोटे बच्चे भी थे, यानी वो बच्चे जो 5-6 साल के भी रहे होंगे, वो बच्चे भी थे इस प्रोटेस्ट में जब नरेंद्र मोदी बने प्राइम मिनिस्टर। रमेश बिधूड़ी, यानी पहला इनका कॉन्क्लेव हुआ और जेनजी को अप्रोच कर रहे थे, ये आउटरीच प्रोग्राम था। और उस सम्मेलन में कहा गया कि पंक्चर बनाने वाले और ताले बनाने वालों की औलादों ने ये पूरा आंदोलन किया है। तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इनमें से किसी के पिता या माता पंक्चर बनाते हैं या ताले बनाते हैं। कोई बहुत बुरी बात नहीं है शरण्या, अगर आपके पिता भी पंक्चर बनाते और आपको वो इतना हायर एजुकेशन में भेज रहे हैं, तो मैं तो सिर्फ उनकी तारीफ़ करती। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हम लोगों को बुलाने के लिए यहाँ पे। पिछले कई दिनों में हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं और हमने देखा है कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट मीडिया जो है उसी ने और रील्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ये जो पूरा आंदोलन है लोगों तक पहुँचा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने एक तरीके से पूरा ब्लैकआउट हमारे ऊपर कर दिया था। और अगर वो कभी आ भी रहे थे वहाँ पे, तो उनके सवाल इस तरीके से थे कि आपको कहाँ से पैसा आ रहा है।
तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी जो आपका सवाल भी था कि हमसे ये जो बात कही गई कि वहाँ पे पंचर बनाने वाले और ताले बनाने वालों की औलादें वहाँ पे थी, बिल्कुल थी। ये इससे ये नहीं दर्शाता है कि किस तरीके के लोग या किस तरीके का प्रोटेस्ट वो हुआ था, ये दर्शाता है कि किस तरीके के लोग हमारी संसद में बैठे हैं, किस तरीके के लोग जो हैं इस वक्त हमारी सरकार में हैं और उनकी किस तरीके की सोच है अपने देश के सिटीजन्स को लेके, अपने देश के लोगों को लेकर। सो इनका जो माइंडसेट है कि अगर कोई पंचर बनाने वाला है या फिर अगर कोई ताला बनाने वाला है और उसका बच्चा जाके प्रोटेस्ट कर रहा है, तो क्या वो प्रोटेस्ट का लेजिटिमेसी ख़त्म हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके देश में पंचर बनाने वाला या ताला बनाने वाला उसके पास इतना अधिकार नहीं है कि वो अपनी आवाज़ उठा पाए, तो आपको अपने गिरबान में झांक कर देखना होगा और देखना होगा कि आपने क्या गलतियाँ की है और आपने जानबूझकर किस तरीके से उनकी औलादों को शिक्षा से दूर धकेलने का काम किया है और किस तरह से हमारे मेहनतकश लोगों को जलील कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब आप सोचिए कि पहले आप शिक्षित नहीं होने देते हमें, फिर हमें रोजगार नहीं देते, फिर हमारे छोटे मोटे काम भी छीन लेते हैं, बड़े कारोबारी हों तो ईडी आईटी की रेट पड़ती है, फिर उसके बाद अगर कोई सड़क पे ठेली भी लगाता है तो हिंदू मुसलमान कर देते हैं। उस सब के बावजूद भी अगर जाके कोई पंक्चर लगा रहा है, अपने बच्चों को शिक्षित कर पा रहा है या इतना शिक्षित कर पा रहा है कि जाके वो एक पूरा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, तो मैं तो ऐसे पंक्चर लगाने वालों को सलाम करूंगी। बिल्कुल। और यही बात है, मतलब हमने जो जंतर मंतर के जो 40 दिन थे जो हमने वहाँ पे देखा, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों ने ऐसा मंजर देखा जो कहीं ना कहीं लोग मिस कर रहे थे बहुत सालों में इस देश में देखना। पीपल वर मतलब लोग मज़हब की बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर रहे थे, कास्ट की बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर रहे थे, जेंडर की बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर रहे थे और एक इस तरीके का स्पेस जो है वहाँ पे बनाया गया। और जैसा कि सखी ने भी कहा, बिल्कुल सीजेपी ने इस मूवमेंट को चलाया, एक ऑनलाइन मूवमेंट उन्होंने शुरू किया जिसको फिर ग्राउंड पे ट्रांसलेट किया गया। पर एसएफआई जैसे छात्र संगठन जो है वो इन मुद्दों पर सालों से लड़ते आ रहे हैं और ज़मीन पे उस मूवमेंट को सस्टेन करने का काम जो है एसएफआई जैसे छात्र संगठनों ने किया है। और इससे पहले भी हम जो आपसे बात कर रहे थे कि जो नारा है सबको शिक्षा सबको काम का, मैं ये पूछना चाहती हूँ, देखिए बातचीत में ये ना खो जाए जो हमारा फोकस है। मेरे साथ समस्या ये है कि जब मुझे कुछ इस तरह के लोग मिलते हैं जिनसे मैं इंस्पायर होती हूँ या मुझे जिनमें एक तरह की रोशनी नज़र आती है, तो मैं ये भूल जाती हूँ कि मुझे इनको इंट्रोड्यूस भी करना है। शरणा, ये बताइए कि आपका क्लेम टू फेम वही कि मतलब मुझे मालूम है लोग बहुत सारे जानते होंगे, मैं जब सबको शिक्षा सबको काम, जब मैंने आपका नारा सुना, ये बहुत ही सिंपल सा नारा है, इसमें क्या बात है, तो बहुत बेसिक बात है, लेकिन बहुत ही इमोशनल एक फ़ील हुआ कि सबसे बड़ी बात तो जब आपकी जनरेशन ये नारे देती है, तो मेरी जनरेशन और मैंने जिनसे सीखा, मुझसे पुरानी जनरेशन, मैं सोचती हूँ कि भारत में भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे मैंने कहा कि आप लोग वो हैं जो इस फांसीवाद के कुएं में जो गिर रहा है ये देश, अगर इसको आरएसएस की भारत माता ही ले लें तो उस भारत माता को आप ऊपर उठा रहे हैं कि तुमको यहाँ नहीं गिरना है, रोशनी बाहर है। तो वो नारा मुझे बताइए। और इसके अलावा आप वहाँ प्रोटेस्ट में मौजूद थी, पुलिस के लोगों से आप भिड़ गई थी, वहाँ पे क्या हुआ था? सबसे पहले तो आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम शरण्या है और मैंने अपना बैचलर्स हंसराज कॉलेज से किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और अभी मैं अपना मास्टर्स जो है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से कर रही थी। पिछले 1 साल से रैगिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की वजह से मैं अपने यूनिवर्सिटी से एक्सपेल्ड हूँ। सखी जब अपने जामिया में बैचलर्स में अपने 3rd ईयर में थी तो वो सस्पेंड की गई थी। गोपिका जो हैं JNU-SU की वाइस प्रेसिडेंट हैं और उनको और बाकी सारे JNU-SU ऑफिस बेयरर्स को 1 साल के लिए रस्टिकेट किया गया है। तो हाँ, और वो जेल भी जाकर आई हैं, तिहाड़ जेल में भेजा गया था 3 दिन के लिए। तो मतलब जिस तरीके के लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं, आई थिंक वो किस तरीके का काम कितने सालों से कर रहे हैं, शिक्षा पे हम काम कितने वक्त से कर रहे हैं, शिक्षा सब तक पहुंचाने के लिए जो लड़ाई है वो हम कितने वक्त से लड़ रहे हैं और किस लेवल पे लड़ रहे हैं, वो मेरे हिसाब से लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। जो बात रही इस नारे की, सबको शिक्षा सबको काम का जो नारा है, ये नारा जैसा कि आपने कहा कि आपके पहले से लोग इस नारे को लगाते आए हैं और आपने कहा कि आपको खुशी हुई सुन के कि फिर से इस नारे को रिवाइव किया जा रहा है, पर सच्चाई ये है और काफ़ी दुख की बात भी है कि अगर इतने पहले से ये नारा लग रहा है
और इतने पहले से यंग जनरेशन, उस वक्त की जो यंग जनरेशन थी, तब भी हम वही नारा लगा रहे थे। और आज की डेट में 2026 में भी हमें ज़रूरत पड़ रही है कि हमें एक आंदोलन में उसी नारे को फिर से लगाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें देखना होगा कि किस तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस देश के बच्चों को फेल कर रही है, बार बार लगातार फेल कर रही है उन तक शिक्षा पहुँचाने में। जी हाँ। दूसरी जो बात है कि पुलिस से बिल्कुल, वो बताइए जो ज़रूर। झड़प हुई थी, मतलब वो तो जो वीडियो बहुत लोगों ने मुझे भेजा और वो बहुत जगह पोस्ट हुआ, इसमें बहुत सारा ये देख रहे हैं हमारे दर्शक, ये खिड़की में ये भी देखते जाइए, इसी वीडियो का हम जिक्र कर रहे हैं। हाँ, तो उसका जो रिएक्शन था वो तो बड़ा, मतलब वो 11 सेकंड का क्लिप है और लोग बड़ा मज़ेदार वो वीडियो लग रहा है और उसमें बड़े मज़ेदार लेकिन रिएक्शन। इतना मजा नहीं था उस वक्त। हाँ? उसके पीछे का जो स्टोरी है, द लार्जेस्ट स्टोरी ऑफ दैट वीडियो इज़ दैट कि हमने जब मार्च उस दिन शुरू किया और हम पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन का जो गेट है उससे थोड़ा पीछे थे, और वहाँ पे एक तो पहले इतनी बड़ी भीड़ को बैरिकेड्स में बंद किया जा रहा था और उन पे लाठीचार्ज कर रहे थे। तो आप उनको एक स्टैम्पीड, एक भगदड़ की सिचुएशन में आप फोर्स कर रहे हैं लोगों को। तो हम पे लाठीचार्ज हुआ, हम सभी लोग पुलिस से दूर भाग रहे थे, और एक लड़की थी दुबली पतली सी, 5 फुट 3 इंच इतनी उसकी हाइट रही होगी, और वो पुलिस से दूर भाग रही थी। वो भीड़ से भी थोड़ी दूर थी, पुलिस से भी थोड़ी दूर थी। मैं, सखी और गोपिका वहाँ पे थे, और हमारी एक और साथी यशिता हमारे साथ में थी। और हमने देखा कि एक पुलिस वाला आया जिसकी हाइट शायद 6 फुट से भी ज़्यादा रही होगी। उसने सादी वर्दी पहनी हुई थी, पूरा प्रोटेक्टिव गियर पहना था, वो वेस्ट, हेलमेट, और उसके हाथ में लाठी थी। वो आया, उसने देखा कि वो एक लड़की है और उसने फिर उसे लाठी मारी। देखने के बाद छोटी कद की लड़की को फिर उसने उसे लाठी मारी। वो देखकर हम उसके पीछे भागे कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। जब हम उसके पीछे भागे उसने हमें भी धक्का वक्का दिया और वहाँ से भाग गया। फिर वहाँ पे फीमेल पुलिस कांस्टेबल्स आई और वो हमसे कॉन्फ्रंटेशन करने लगी कि हमें धक्का मारने लगी, हम पे लाठियाँ बरसाई उन्होंने, सखी को बहुत लाठियाँ लगी। और उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा कि उसका नाम क्या था। आप जो कह रही हैं आप सही कह रही हैं, बट बताइए जिसने मारा उसका नाम क्या था। वाइल उन्होंने खुद ने, किसी ने भी नेम टैग्स नहीं पहने हुए थे। तो ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? इट वाज, मतलब वो मॉक कर रहे थे हमको बेसिकली। उनको पता है कि किसी ने नेम टैग्स नहीं पहन रखे हैं। और हमने उनसे जब सवाल पूछा कि आपके नेम टैग्स कहाँ हैं, तो वो 20 पुलिस वाली लड़कियां जो वहाँ पे थी उन्होंने कहा कि गिर गए। सबके नेम टैग गिर गए। और एक ने तो कहा कि गर्मी लग रही थी, गर्मी लग रही थी, एज RAF चीफ। तो उसके बाद में उनके साथ ही कन्फ्रंटेशन जब चल रहा था तो उन्होंने हम पे लाठियाँ बरसाई, फिर वो हमें डिटेन करके ले जा रहे थे। सो बेसिकली दे वर ड्रैगिंग अस ऑन द फ्लोर, हमको ज़मीन पे घसीट के ले जाया जा रहा था, और वो हमको हमारे लिम्स से नहीं पकड़ रहे थे, वो हमारे कपड़े पकड़ रहे थे। तो आप भी समझ लीजिए, आप एक महिला हैं, वो पुलिस वालियाँ भी, जो वो लड़कियाँ थी खुद भी, हम भी महिला हैं, वो किस तरीके से हमारे कपड़ों को खींच रहे थे। ऑब्वियसली बिल्कुल सखी के कपड़े फटे, यशिता के कपड़े फटे। तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे कपड़ों को छोड़ दीजिए प्लीज़, मैं बिल्कुल इस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं चलूँगी, आई विल कोऑपरेट विद यू, आई विल वॉक विद यू, बट जस्ट लीव माई क्लोथ्स। तो जब मैं उठ रही थी ऊपर ज़मीन से, जब मैं उठ रही थी तो उन्होंने मुझे धक्का दिया। जैसे ही उन्होंने मुझे आगे धक्का दिया तो एक पुलिस कांस्टेबल यहाँ से चल कर आ रही थी, उनका ध्यान पता नहीं कहाँ था, तो वो चल कर आई, जैसे उन्होंने मुझे धक्का दिया वो धक्के से गिर गई। पर वो वीडियो में ऐसा लग रहा है कि हमने उन्हें धक्का दिया, आपने नहीं दिया था। नहीं। तो फिर वो उठती है और अपने डंडे के साथ, हाँ, सखी उनसे कहती है कि क्या आपको चलना नहीं आता? और उनका ईगो शायद हर्ट हो जाता है तो वो लाठी उठा के सखी को मार देती है। सो दैट 11 seconds इज अ वेरी फनी क्लिप, वेरी फनी टू वॉच, बट द रियलिटी बिहाइंड द स्टोरी, उसके पीछे की जो कहानी थी वो ये थी कि एक मेल पुलिस ऑफिसर ने एक लड़की को आके लाठी मारी थी बिना बात के, जबकि वो पुलिस से दूर भाग रही थी, लाठियों से दूर भाग रही थी। एंड उस वजह से वो पूरा जो उसके बाद के इवेंट्स थे वो हुए। लेकिन चर्चा ये हो रही है कि भाई मोदी जी को गाली क्यों बकी, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, उनके डंडे मारे गए, पैलेट गन्स बरसाए गए, AK-47 चलाई गई, हमारे युवा लोगों को, क्रांतिकारी लोगों को जेल में बंद करने की कोशिश की गई, बहुत सारे लोगों को उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, और ये कहा जा रहा है, एक नौटंकी हो रही है कि हम सारे केसेस माफ़ कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं घर घर की कहानी ये है कि अभी भी बहुत सारे लोगों का भविष्य अंधकारमय बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पुलिस केसेस होंगे तो आप आगे पढ़ नहीं पाएंगे, नौकरी नहीं हासिल कर पाएंगे, बाहर जाना होगा, आपको पासपोर्ट बनने में मुश्किल होगी, न जाने क्या क्या दिक्कतें होंगी। और मैं तो समझ रही हूँ कि जब एक बार इस पे से जो फोकस है वो हटता है,
तब तो और भी ज़्यादा मुश्किल होने जा रही है, क्योंकि अभी तो सरकार फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख रही है। महीना, आप बताइए आपकी क्या कहानी है? आप तो दक्षिण भारत से आती हैं, कर्नाटका से आपका संबंध है? कहाँ? यू आर फ्रॉम केरला। तो केरला से आप आती हैं, यहाँ तो लगता था कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान वाला पूरा माहौल जो चल रहा है बहुत सारे दिनों से, यहाँ तक कि जो प्रोटेस्ट था उसमें भी ज़्यादातर हिंदी के ही नारे थे। तो आप अपने बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा नाम महीना है और मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही हूँ और एसएफआई का एक छोटा एक्टिविस्ट है। लेकिन काम बड़ा कर रहा है ये छोटा एक्टिविस्ट। हाँ। Thank you. So I have been there at Jantar Mantar since the beginning of the protest. Our experiences were, see, we as activists, we see this in our universities every other day. The kind of hate that comes our way, the थोड़ा सा kind अगर हिंदी of बोलेंगी तो अच्छा या लगेगा। कोशिश बिल्कुल कीजिए, कोशिश हाँ। करती हूँ थोड़ा थोड़ा। So हम हमारा कैंपसेस में ABVP से फाइट करते हैं, NSY तो से हिंदी में फाइट लड़ती करते हैं हैं। हाँ, in campuses, yes, we do. अच्छा। तो थोड़ा Yes, सा वो yes, वाली yeah, energy। when I get angry, no, हाँ। गुस्सा आता है, पूरा हिंदी बाहर आते हैं। अभी उतना नहीं आ रहा था, तो फॉर्मली बात कर रहे हैं ना। But see, we are not alien to the hate that come our way. अभी तो आदत पड़ गया है, ऐसे बोल सकते हैं। बट एक थोड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर हुआ था प्रोटेस्ट में, जब एक दिन हम जुनैद भाई को फेलिसिटेट कर रहे थे। मतलब उतना बड़ा फेलिसिटेशन नहीं है, हम सब लोग एक रोज़ लेके जुनैद भाई को देखते हैं। टू गिव कॉन्टेक्स्ट, जुनैद भाई है जो आदमी जंतर मंतर में सबको खाना दे रहे थे। बहुत मशहूर है, हमारे तमाम दर्शक उनको जानते हैं। और उनके लिए जब वो उनको पुलिस लेके चली गई थी या उनके परिवार को परेशान कर रहे थे, आप यकीन जानिए हज़ारों की तादाद में इसी प्लेटफॉर्म पर लोगों ने उनके लिए दुआ भी की और नाराज़ भी हुए। उन सब पे तो आपको कॉन्टेक्स्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। Yeah. So I hope the audience know who जुनैद भाई is. सारे देश को पता होना चाहिए जुनैद भाई कौन है। So हर दिन बच्चों के लिए खाना दे रहे थे जुनैद भाई, सुबह शाम दोपहर में। और हमारा टेंट में आके पूछते थे, बच्चे आपने खाना खाया? नहीं खाया ना, आ जाओ खाना खाओ। So he used to be very caring towards all the protesters. एक दिन हमने एक रोज़ दिया उसको, हम सब मिलके, और मैंने उसका फ़ोटो अपलोड किया इंस्टाग्राम में। इतना ट्रिगरिंग गंदा गंदा कमेंट्स आया, टेररिस्ट है ये लोग, पाकिस्तान से फंड आ रहे हैं इसको, और जिहादी लोग हैं ये सब। वेरी टारगेटेड आइडेंटिटी बेस्ड अटैक्स, एंड my identity as a Muslim woman activist was also being attacked. That, see, you know what's going on between these people, you know what is funding them. So this एक गेज है ना दैट इंडिया में बस हिंदूज होना चाहिए, बस हिंदी स्पीकिंग लोग होना चाहिए, दैट बीजेपी का one nation, one language, one culture, one religion, one understanding, that was being pushed on to us in our very comment sections under the post that we post. So that was very triggering, क्योंकि जंतर मंतर में हर रिलीजन का, हर कल्चर का, हर स्टेट का लोग थे वहाँ पे, एंड वी वर नॉट लुकिंग एट ईच अदर एज वी आर फ्रॉम डिफरेंट मेनी स्पेसेस। वी हैड टू टेल, मैं मुस्लिम हूँ, शरण्या हिंदू है, हम एक साथ है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहे, चिल। गोदी मीडिया को बोलना पड़ा बहुत टाइम, दैट देयर इज नो हिंदू। मतलब आप लोग जाके अपनी यूनिवर्सिटी में लड़ते नहीं एक दूसरे से कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, ऐसा कुछ नहीं होता? We are activists. At the end of the day, we are all poor students who are fighting to make ends meet. That is our identities at the end of the day. So that was very triggering experience. और एक और पोस्ट थी, सकी would also know about it. हमने एक पोस्ट किया जंतर मंतर का एक दिन, 5 women, me, Saki and 3 others, we were standing together in front of our tent. हमने एक पोस्ट किया ये फ़ोटो, और उसमें भी इतना ट्रिगरिंग कमेंट्स आया, लाइक आई कैन नॉट इवन से दोज वर्ड्स हियर। द काइंड ऑफ सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक मुस्लिम औरत हैं? नहीं, क्योंकि हम लोग औरतें हैं, और उस पे मुस्लिम भी हैं फिर। हाँ, अलग अलग आइडेंटिटीज। मतलब करेला वो भी नीम चढ़ा,
हाँ एक हिंदी में कहावत होती है कि करेला है वो भी नीम चढ़ा। yeah so मतलब एक औरत है, औरत होके आंदोलन कर रही है, नारेबाजी कर रही है, घर में रोटी बनानी चाहिए थी, और जितनी उम्र हो चुकी है, इतनी उम्र में तो शादी हुए कई साल हो चुके होते हैं, 18 साल की all उम्र में of अगर that. शादी हो जाती तो। yes और आप जो यहाँ पे बैठी हैं ऊपर से मुसलमान भी हैं exactly और हिजाब भी नहीं करती हैं। Yeah, exactly by choice hijab hi nahi hai, so you get attacks from all directions. ठीक है, it is not just one kind of people attacking you, हर जगह से नहीं attack नहीं, आता ये है। मोदी भक्तों की एक बात आपको और बताती हूँ। मुझसे दिन रात वो कहते हैं कि तुम हिजाब क्यों नहीं ओढ़ती। आप बताइए क्यों कहते हैं, क्या इनको हिजाब पसंद है? No, definitely it's about choice. बहुत नहीं, सारे वो हमारे क्यों साथी कहते हैं लोग- मुझसे हिजाब नहीं पहनती? Yeah, दो that is चीजें about हैं। पहली बात आप dehumanizing us. सोचिए, Yeah. dehumanizing की बात भी है। दूसरी ये है कि कर्नाटका में इन्हीं की सरकार ने पाबंदी लगाई थी कि लड़कियां एग्जाम देने कॉलेज नहीं जा सकती हैं हिजाब पहन के। तो मुझसे जब ये कहते हैं, इनको अच्छे लगते हैं मुसलमान मुसलमान जैसे, हिंदू हिंदू जैसे। जब ये मिक्स्ड होती हैं चीज़ें, जैसे आपके बाल छोटे हैं, आप हिजाब नहीं पहन रही हैं, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं महीना कि आप मुसलमान हैं, Yeah, मैं yeah. पता ही नहीं लगा पाऊंगी। Exactly. तो नरेंद्र मोदी जी की राजनीति को अच्छा ये लगता है कि देखिए मुसलमान औरतें हिजाब पहनती हैं, मुस्लिम पुरुष जो हैं वो टोपी लगाते हैं, दाढ़ी होती है, हिंदू जो है वो तिलक लगाता है, और औरतें साड़ी पहनती हैं, बिंदी लगाती हैं। जब कन्फ्यूजन होता है कि मुस्लिम औरत साड़ी पहन रही है, मुस्लिम औरत हिजाब नहीं पहनती है, जब तो इनकी पॉलिटिक्स को ये प्रॉब्लम होती है। Yeah, yeah. इसलिए कपड़ों से करते हैं। नहीं पहचान कपड़ों से पाते हैं। पहचान नहीं Ah, पाते। exactly. Exactly. And we are also very vocal about queer politics, Yes. LGBTQI plus politics. इसमें भी comments हाँ. आते हैं. Like I cannot spell out the comments. जी. इतना Yeah. गंदे comments थे. गोपिका, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपका एक बार पहले भी हम इंटरव्यू कर चुके हैं जब आप स्टूडेंट यूनियन की JNU में चुनी गई थी। इस पूरे प्रोटेस्ट में जो लेफ्टिस्ट एक्टिविस्ट हैं, पहली बात तो उनके रोल के बारे में बताइए, और उसके बाद मैं एक और राउंड लेती हूँ उन लोगों के बारे में, क्योंकि देखिए आप इस पूरे आंदोलन में इतनी तरह के लोग थे कि मोदी जी के लिए बड़ी मुश्किल होगी कैसे पहचाने कि कौन क्या है। हर तरह के आरोप लगाने की कोशिश की गई कि लेफ्टिस्ट हैं, नक्सलाइट्स हैं, इस्लामिस्ट हैं, लेकिन जैसे महीना जैसे लोग या गोपिका जैसे लोग, कैसे उनको आप एक बॉक्स में बंद कर सकते हैं? आप मुझे बताइए। मैं JNU से आती हूँ और मैं वहाँ अभी वाइस प्रेसिडेंट हूँ JNUSU यूनियन का जो है। तो ये बहुत 2016 से आप देख रहे हो एक राइट विंग मीडिया का एक प्रोपेगेंडा चल रहा है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि यहाँ जो आंदोलन होते हैं वो लेफ्टिस्ट डोमिनेट करते हैं और ये एंटी नेशनल लोग हैं, अर्बन नक्सल है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, डफली गैंग है, बहुत सारा लेबलिंग होता है। और ये जो जंतर मंतर में जो आंदोलन हुआ उसमें एक लेफ़्ट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली लेफ़्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही अलग रूप दुनिया को देखने मिला। बिकॉज आई फील लाइक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिनको हम मेन स्ट्रीम मीडिया मानते हैं, उनका टैग मेन स्ट्रीम से हटकर मेन स्ट्रीम बन गया हमारा फ़ोन और रील्स और इन्फ्लुएंसर और आप जैसे लोग जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करते हैं, उन लोगों की वजह से मेन स्ट्रीम शिफ्ट हो गया फ्रॉम द टेलीविजन बॉक्सेस टू योर फोन्स एंड you know the Instagram, Reels, YouTube and all of that. And उस वजह से एक बहुत ही अलग पहचान मिला लेफ़्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, और इस आंदोलन को चलाने का, ग्राउंड पे लोगों को लाने का बहुत ही एक महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंस रहा है। क्योंकि हमारा जो SFI का क्रांति कॉर्नर था, उसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों को हम बुलाते थे, टॉक्स करवाते थे, वहाँ एक बुक स्टॉल होता था हमारा, हम लोग बैठते थे, गाना गाते थे, डफली बजाते थे, स्लोगनियरिंग करते थे। एक अलग मतलब एक आंदोलन का एक प्रोसेस होता है, एक मुद्दे पे सब लोग आते हैं और उसके बाद उस सेम क्राउड को पॉलिटिसाइज करना एक अलग टास्क होता है, और वो टास्क जंतर मंतर पे एक्टिविस्ट ही कर रहे थे। लाइक शरण्या वाज सेइंग अबाउट द स्लोगन, सबको शिक्षा सबको काम। ये स्लोगनियरिंग करना बस एक टाइम पास नहीं होता है। स्लोगनियरिंग और डफली बजाना एक रिदम में लाना और उस रिदम के थ्रू लोगों को पॉलिटिसाइज करना, थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू योर एक्शंस, थ्रू योर स्लोगन्स, एंड दैट प्रोसेस of politicization is, I think, what the left student organizations and SFI especially were able to do in Jantar Mantar, जिस वजह से बहुत लोग आते थे उस जगह पर। हमसे भी बहुत लोगों ने आके पूछा है कि कैसे जुड़ना है आप लोगों के काम में। बहुत लोग जिस दिन पुलिस ब्रूटैलिटी हो रहा था, सखी, शरण्या, मैं और कॉमरेड यशिता हम साथ में थे,
और एक पिक्चर मैंने पोस्ट किया था, सेम लड़की जो शरण्या जिनके बात कर रहे थे, और उस पोस्ट में आप देख सकते हो जो पुलिस ब्रुटैलिटी कर रहे थे, उनका हाथ is touching in a very bad manner of the young girl. He's touching the chest. He could have pushed anyway, but he's उसी actually वीडियो की आप बात करें जो काफी बदनाम हो चुका है वो वीडियो, नहीं, जिस वीडियो में शरण्या और सखी है उसके जो या तो यानी बिफोर और दैट भी औरतों के लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। ऐसा इस हुआ वीडियो है। का मैं जिक्र कर रही हूँ जिसमें एक पुलिस वाला एक लड़की के छाती को छूता है नहीं, हाँ। और उसके बाद दूसरे पुलिस वाले दोनों खुश होते हैं कि देखो मैंने कर दिखाया ना। वो वाला वीडियो की बात नहीं वो कर रही। वाला हाँ, वीडियो अच्छा। नहीं, एक मैंने फ़ोटो पोस्ट किया है मेरे इंस्टाग्राम पे जहाँ साफ दिख रहा है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है प्रोटेस्टर्स के साथ। और जब हम बोलते हैं, अभी एक पूरा नैरेटिव चलाने का गोदी मीडिया और मोदी सरकार का कोशिश है कि मोदी सरकार को क्यों इतना गाली दे रहे हैं, दिस इज़ अ गटर जनरेशन, कोई कल्चरल शॉक मिला है पीएम मोदी को। लेकिन जिस तरीके से हमें रोज़ डीएम्स में गाली पड़ते हैं कमेंट सेक्शन में, एक इंसान ने डीएम में मुझे ये बोला कि आप तो अगर इफ़ यू डोंट वांट टू बी द नेक्स्ट निर्भया, आप एक्टिविज़म अभी छोड़ दो, आपको रेप करेंगे, आपके टुकड़े टुकड़े करके वो कुत्तों को खिलाएंगे, और जब आपका सोल निकलेगा तब मैं आपको हग करके वो भी मैं देखूंगा, और अगर आपको नेक्स्ट निर्भया नहीं बनना है तो आप छोड़ दीजिए बीजेपी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलना। आई एम सॉरी गोपिका। एंड आई पोस्टेड इट ऑन इंस्टाग्राम टुक इट डाउन। यानी उसने गाली बकी तो वो भी हाँ होता रहता है, ये बिल्कुल हाँ, सही है। तो ये जो कल्चरल शॉक है तो उनको मतलब होना चाहिए कि आपके आइडियोलॉग्स, आपके इंटेलेक्चुअल लोग, आपके जो केडर है वो कैसे कैसे गालियाँ इस देश के औरतों के खिलाफ देते हैं। तो मोदी जी, आप अगर ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो फिर इनको गोपिका को आप माफ़ करेंगे या नहीं? क्योंकि उन्होंने वो जो गालियाँ थी इन्होंने इंस्टाग्राम पे लगाई, तो ये तो बहुत जुर्म किया इन्होंने कि आपके भक्तों की गाली इन्होंने इंस्टाग्राम पे लगाई। आप इन्हें माफ़ कर दीजिए बराए मेहरबानी। और जैसे महीना ने बोला कि क्वियर पॉलिटिक्स को, तो जो क्रांति कॉर्नर हमने एसएफआई ने शुरू किया था जंतर मंतर पे, उसमें एक बैनर लगाया हुआ था हमने कि ऑयल इट्स अ क्वियर फ्रेंडली टेंट, एक सेफ स्पेस है आपके लिए आके बैठने के लिए। इस बात से भी बहुत लोगों को दिक्कत था कि ऐसे कैसे आप बोल सकते हो, ये क्यों, बहुत सारे लोग तंग करते हैं हमें टेंट में आके, इसको हटा दीजिए आप, बैनर नहीं मतलब लगाइए। समलैंगिक लोगों से भी समस्या है इनको, सिर्फ मुसलमानों से ही नहीं, सबसे महिलाओं से सारे माइनॉरिटी से है। जी हाँ सखी, मैं आपकी तरफ आती हूँ। ये मुझे बताइए, मैं बहुत ही ये एक तरह का एक जेन्युइन सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसमें आपकी तरह के लोग तो थे जो एक्टिविज़म करते रहे हैं, शिक्षा को लेकर मुद्दे उठाते रहे। पहली बार ऐसा हुआ कि आपकी आवाज़ देश की आवाज़ बन गई, और ऐसा अक्सर नहीं होता है। 10, 20, 30 साल में भी भारत में ऐसा नहीं होता है कि जो लोग समानता की बात कर रहे हों, समान शिक्षा, समान अवसरों की बात कर रहे हों। तो जब इसमें जो गाली देने वाले लोग आए, मैं भी बहुत क्लियर नहीं हूँ इस बात पर कि क्या यही एक तरीक़ा है। मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ, आप उन्हीं की जनरेशन के लोग हैं और मुझे इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि आपके नारे बहुत साफ़ सुथरे नारे थे। लेकिन मैं अभी डिस्कशन कर रही थी एक दिन पहले ही, और वहाँ हमारे पत्रकार साथी श्याम मीरा जो बात कह रहे थे, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत थी। वो ये कि जो पीड़ित है, क्या उसकी भाषा भी हम तय करेंगे? क्योंकि अब जैसे मान लेते हैं कि पुलिस वाले के पास डंडा था, उसने डंडा मारा, आपके पास क्या ऑप्शन है? डंडे की जगह आप गाली दे दें, यही तो ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आप कहते हैं मैं डंडा मारूंगा, मैं गोली भी चलाऊंगा, लेकिन आपको गाली बकने का भी अधिकार नहीं दूंगा। आप ये इस पूरे प्रोटेस्ट में गाली के इस्तेमाल पर आप कहाँ हैं? जो मैंने नोटिस किया कि गालियाँ बहुत बाद में शुरू हुई। अच्छा, देने शुरुआत में हम आई थिंक हम सब अग्री करेंगे कि जंतर मंतर पे ऐसी कोई भी भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ था। गाली देनी शुरुआत तब हुई जब स्पेशली जब सोनम वांगचुक जी को उठा लिया गया 18 तारीख को, और 20 तारीख को जब पुलिस ने बहुत गंदी ब्रूटैलिटी करी, उसके बाद लोगों का रिएक्शनरी गालियाँ निकली, है ना। मुझे तो मैंने जो मीम बनाई है, मुझे तो उस पर भी कहा जा रहा है कि ये कैसे बच्चे हैं, मॉक कर रहे हैं। उन्होंने हमें लाठी मारी, हम उनको गाली भी नहीं दे रहे। मैं तो गाली भी नहीं दे रही हूँ, मैं तो कुछ जिब्रिश कहा, उससे भी लोगों को दिक्कत है। और दूसरी बात जो गाली का है, हम लोग पूरी हमारी कोशिश थी कि इन गालियों को
मोटिवेट ना किया जाए, और जहाँ हमारी कोशिश हो रही थी कि हम अपने सही नारों से उनको ओवरटेक भी करें, हम अपने नारे ज़्यादा ऊंची तरीके से लगाएं, इनकलाब जिंदाबाद ज़्यादा ऊंचा कहें रादर देन जो हो रहा था। पर गालियाँ एक हमारे समाज का हिस्सा है, इससे हम डिसएग्री नहीं कर सकते। और ये कौन देता है आज अभी तक? ये पार्लियामेंट में उनके MP MLA देते हैं, है ना। मुसलमानों के खिलाफ कितनी गालियाँ MP MLA, योगी जी देते हैं, रमेश बिधूड़ी का आप जिक्र कर रहे जी, हैं। हाँ। योगी जी देते हैं, हाँ। मीडिया को कहा है उन्होंने, है ना, गाली दी है। अभी मतलब बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकता है ये कहना, बट अभी वीडियोस आ रही हैं कांवड़ यात्राओं की, है ना, तो वो कैसे बच्चों की वैन्स पे हमला कर रहे हैं, कैसे जो सड़क है उसको रोक के पुलिस वालों पे डांस कर अभी रहे हैं। हाँ, कुछ घंटे जी, पहले पुलिस वालों पे हमला किया, पुलिस वालों के कपड़े फाड़ दिए हैं। जी। अब आप उस पे क्या कहेंगे? आपको 15 साल की 16 साल की लड़कियों को टारगेट करने में ज़्यादा उनको आसानी लगती है ना, कि अच्छा इन लोगों ने हमें गाली दी, इसको पकड़ना आसान है, तो आप उसको ढूंढते हैं ये भी के मैं लिए। सखी आपसे जानना चाहती हूँ कि इंस्टाग्राम पे क्या गालियों का, और खासकर जो हिंदी गालियाँ हैं, जी। सिर्फ अंग्रेजी नहीं बल्कि हिंदी, वो गालियाँ जिसको हमें लगता था कि हम पीछे छोड़ आए हैं, उन गालियों का एक नया कल्चर मैं देख रही हूँ, जो कि डे टू डे बातचीत में गालियों का इस्तेमाल हो रहा है, कि कोई फ़नी वीडियो बनाने की कोशिश हो रही है, कोई इंगेजिंग वीडियो बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन यही फिर आंदोलन की भाषा बन गई। तो क्या हम ये कहें कि चूँकि गालियाँ पहले से ही इस्तेमाल हो रही थी, ऐसा नहीं है कि गालियाँ कोई नई उपज हुई है? हाँ, मैं ये कहूँगी कि ये आंदोलन की भाषा नहीं थी, है ना, क्योंकि आंदोलन बहुत बड़ा था। वो सिर्फ वो चंद वीडियोस का आंदोलन नहीं था जो हम देखने को, हमें ये प्रमोट जो कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि ऐसा कंटेंट प्रमोट हो और लोगों को लगे कि ओ यही गालियाँ ही दी जा रही थी, बट ये ऐसी सच्चाई नहीं है। वहाँ के बहुत समय से हम लोग वीडियोस डाल रहे हैं, जब से शुरू हुआ है आंदोलन तब से हम लोगों ने कोशिश करी कि अगर मीडिया हमें नहीं कवर कर रहा है तो हम अपने मोबाइल फ़ोन से जितना दूर तक पहुंच सकते हैं उतना दूर तक पहुंचे। पर हमारी गालियाँ हमारे वोकैबुलरी में नहीं थी, ये बहुत बाद में हुआ, और ये भी कुछ चंद लोगों के द्वारा किया गया जो पूरे डिफाइन नहीं करता है पूरे प्रोटेस्ट को। और जिस तरीके से इस जेनजी को टारगेट किया जा रहा है या लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनको इस बात से भी डर है कि मोदी जी की जो बहुत भव्य इमेज थी विश्व गुरु की, नॉन बायोलॉजिकल की, उस पे बहुत नुकसान पहुंचा है उस पे। लोगों ने मोदी जी कहना छोड़ दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहना शुरू किया। और सिर्फ मोदी भी कह रहे थे, मोदी भी कह रहे प्रोटेस्ट थे, में तो सिर्फ मोदी कह रहे थे, बाल नरेंद्र भी कह रहे थे हम तो ये जो 56 इंच वाला नारा ये आप ही का था? नहीं, ये हमने ये बहुत पहले सुन रखा था। जैसे आप बता रही हैं ना कि सबको शिक्षा सबको काम, बहुत पुराना नारा है, वैसे ये नारा भी बहुत पहले से था, बस क्या नारा है पता नहीं था। 56 इंच का छोटा बंदर, बाल नरेंद्र बाल नरेंद्र। अच्छा, तो टाइम मैगजीन ने छापा है इस नारे को, जिसको इन्होंने ताज़ा किया, बनाया नहीं भी तब भी ये प्रोटेस्ट पर लेकर आई, इनके हिस्से जाता है वो, और उन्होंने वहाँ भाग नरेंद्र भूल गए वो, और बाल नरेंद्र की बाल जगह नरेंद्र था वो। बाल नरेंद्र कॉमिक्स निकाली थी ना, नहीं वो तो खुद उन्होंने मोदी जी के, हाँ, छपी थी, जिसके अंदर वो मगरमच्छ से लड़ रहे हैं, मगरमच्छ पकड़ के लाते हैं, है ना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स की वो पता नहीं नॉन बायोलॉजिकल इमेज ही। लेकिन मैं मानती हूँ पकड़ सकते हैं मोदी जी मगरमच्छ, उनसे रेपिस्ट नहीं पकड़े जा रहे, पेपर लीक वाले नहीं पकड़े जा रहे, मगरमच्छ क्या पकड़ेंगे? आई एम वेरी शॉक्ड टू थिंक अबाउट इट कि जो उनका काम है पहले वो करे। रील बनाना भी उनका काम नहीं है, जो वो आज रोज रात को वो रील डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि फ्रेंड्स मैं 12 बजे तक रोज जागती हूँ, आपको मालूम है कि 12 बजे बस ड्रॉप होने वाला है मोदी जी का वीडियो। अब तो नींद नहीं आती है उनका वीडियो देखे बगैर। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छी बात है कि उन्होंने हमारा रील बनाने का रिव्यूज भी लिया है कि दूर से बनाए, और ये सब इसी तरह से सरकार, उनका फ्रेम ठीक नहीं है, उनका नहीं, पहला वीडियो का फ्रेम ठीक नहीं था। हाँ। आगे उन्होंने कोशिश करी इसे इम्प्रूव करने की, बट असली बात तब, असली अच्छा तब लगता कि जब हम जो क्रिटिक, हमारे लोकतंत्र में जो दिक्कतें हैं, हमारे देश में जो दिक्कतें हैं, उसके रिव्यू को वो ज़्यादा सीरियसली लेते, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता रादर देन वो 10 सेकंड 20 सेकंड का रील बनाने के लिए। तो इनका हमेशा से कोशिश है मन की बात बोलना या रील बनाना। और इन्होंने जो कहा था कि हम कैबिनेट मीटिंग बुलाएंगे, उसमें भी उन्होंने कहा कि हमें इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वो दैट वाज द टॉक उस कैबिनेट मीटिंग की। तो नहीं, उन्होंने अपने सारे कॉलीग्स को बोला कि आप लोग इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोलिए। हाँ। मुझे लगता है अगर मैं मोदी जी होती तो कहती इंस्टाग्राम पे रील देखिए, बजाय इसके कि अपने अकाउंट खोलिए,
कि क्या कह रहे हैं हमारी युवा जनरेशन। उन्होंने बिल्कुल। उल्टा ये कह दिया कि भाई अपनी रीलों से उनकी रीलों को अटैक कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी गंद मचाइए। हाँ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो थी ही, अब इंस्टाग्राम पे भी उनको करना है। पर एक इंटरेस्टिंग बात, जैसे गोपिका भी जी। कह रही थी उनकी गालियां उनको दी गई और हटा दी गई, मेरे साथ भी ऐसा सिमिलर हुआ है कि मोदी जी ने रील डालना शुरू किया है और हम युवाओं की रील को अब इंस्टाग्राम से हटाया जा रहा है। मेरी 4 वीडियो हैं जिसको अनअवेलेबल इन इंडिया कर दिया गया है, जिन पे मोस्टली उन पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। और एक वीडियो जैसा हम बात कर रहे थे कि हमारे कपड़े फाड़े गए थे 20 तारीख को और पुलिस ने हम पे बर्बरता करी थी, उसकी मैंने 3 फोटोग्राफ्स इंस्टाग्राम पे डाली थी जिसको हटा दिया गया है। मैंने अपनी डाली कि ये मेरे साथ हुआ, उसको अडल्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कह के इंस्टाग्राम ने हटा दिया है। एक्सप्लॉयटेशन मेरा हुआ, मैंने आवाज़ उठाई, पर उसको कि मैंने कम्युनिटी गाइडलाइंस वॉयलेट करी है। और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी अब हमारे अकाउंट पे हैं कि आप लाइव नहीं जा सकते, लाइव ज्वाइन नहीं कर सकते और ये सारी चीज़ें। और उन कमेंट सेक्शन में मैं अगर हेट कमेंट्स को इग्नोर करके बात रखूं तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनके साथ भी ऐसा हुआ। मेरी रील पे भी जो मैंने कल रात डाली जहाँ पे सबकी बात कर रही हूँ, उसमें हमारे साथ ये राम पुनियानी जी का भी कमेंट है कि उनकी भी रील्स हटाई जा रही हैं, उनका भी दिक्कत हो रही है। शाम मीनर का भी मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे उनको उन पे एक्शन लिया गया है कम्युनिटी गाइडलाइंस का, पर उन्होंने जब जाके देखा कि किस नाम से लिया गया है, उनका ही नाम है वहाँ पे, है ना, और ईमेल आईडी बीजेपी की है। सो ये सब चीज़ें हैं। और एक बात मैं और रखना चाहूँगी कि इस सब के दौरान, जैसा मीना भी बताई थी कि महिलाओं के प्रति हम बात करते हैं, महिलाओं के प्रति हेट, मुसलमानों के प्रति हेट, क्वेयर लोगों के प्रति हेट, तो मैं भी एक क्वेयर व्यक्ति हूँ और बहुत हेट रील बनी है ना, मेरे इमेज को यूज़ करके, जिसके अंदर मुझे बहुत क्वेयर फोबिक कमेंट्स दिए गए हैं। तो उस रील को भी मैंने रिपोर्ट किया था और मैंने अपने साथियों से कहा उसका कुछ नहीं, अभी भी उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, मेरे नाम पे वो खा रहे हैं मुझे गाली देके, पर उसका कम्युनिटी गाइडलाइंस वॉयलेट नहीं हुआ है, तो वो वीडियो अभी तक है। पर मैं बस कह रही हूँ ना 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 ना, उसको हटा दिया गया है। सो एक बहुत अब हम आगे जाके भी जो हम देखना चाह रहे हैं कि हमने इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करना शुरू किया अपनी आवाज़ आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मीडिया अब हमारा साथ नहीं देता है, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं आप जैसे लोग हैं, पर उसको भी अब क्रंच करने की कोशिश करी जा रही है, जो इंडियन टेक्नोलॉजिकल एक्ट, बिल्कुल आईटी रूल्स के मुताबिक। जी। जी शरणा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मैं मीडिया के हिसाब से इसको स्टडी भी कर रही हूँ कि ये बिल्कुल बहुत ही नया फिनोमेना है। पहले इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर मैंने अपने प्रोफाइल में भी लिखा हुआ था कि लाइटर साइड ऑफ लाइफ के लिए मैं यहाँ आती हूँ, थोड़ा राहत पाने के लिए, कि कहीं गई हूँ छुट्टी मनाने के लिए, कोई तस्वीर पोस्ट कर देती हूँ या नेचर में मुझे कुछ अच्छा लगा। लेकिन इसी प्रोटेस्ट के दौरान मैंने 1-2 रील पोस्ट की और आप यकीन जानिए उस पर 1 मिलियन तो एवरेज व्यू है, वो जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो मुझे ये भी बताइए कि जो ये प्लेटफॉर्म स्विच हो रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी आए थे फेसबुक से, जाएंगे इंस्टाग्राम से, सच बात है? कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जैसे गोपिका ने बोला कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया था वहाँ से मेन स्ट्रीम हट के हमारे फ़ोन्स मेन स्ट्रीम बन गए, क्योंकि एक इतना बड़ा ब्लैकआउट था जो लोग टीवी पे नहीं देख रहे थे, टीवी पे नहीं दिखाया जा रहा था लोगों को। कुछ वीडियो जैसे आपने भी कहा कि एक लड़की को शी वाज हिट ऑन हर बिहाइंड बाय अ पुलिस ऑफिसर, फिर वो आपस में हंसते हैं दोनों आदमी खड़े होकर उसको मारने के बाद। इस तरीके के वीडियोस वो तब पहुंच पाए क्योंकि वहाँ पे जितने लोग थे उतने फ़ोन थे, उतने कैमरा थे और उतने ही लोग उसे इंस्टाग्राम पे डाल रहे थे उन सारी चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं सभी तक जो है ये चीज़ें पहुँच पाई, और इसीलिए मोदी जी को कहीं ना कहीं ये शौक भी लगा होगा कि यार मतलब हमने मेन स्ट्रीम मीडिया भी खरीद लिया, अब फिर भी हम उसे तो कर लिया हमने कंट्रोल, अब इसे क्या कैसे करें। तो कोशिश तो कर रहे हैं वो आपकी रील वगैरह डिलीट कर रहे हैं, ऐसे करके रील बनाया, नहीं और डिलीट भी कर रहे हैं। हाँ डिलीट भी कर रहे हैं हमारा बहुत सारा कंटेंट। SFI दिल्ली का जो इंस्टाग्राम पेज है इस मूवमेंट के दौरान उसे सस्पेंड कर दिया गया, अभी तक हमें वापस नहीं मिला है हमारा पेज। तो हाँ हमने धर्मेंद्र प्रधान का पुतला जलाया था, तो उसके 2 दिन बाद हमारे पेज को हटा दिया गया, जो जिस पे मतलब इतने सालों से जो हमारा संघर्ष चल रहा है उसका एक कह सकते हैं एक आर्काइव था हमारा, जो पेज था उसे हटा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, फिर जिस तरीके की वीडियोस मोदी जी डाल रहे हैं,
बहुत से लोग कह रहे हैं कि कैसे मोदी जी को कल्चर शॉक लग सकता है कि लड़कियां गाली दे रही हैं, पर मेरा मानना है कि उन्हें लगा होगा कल्चर शॉक। मुझे पूरा भरोसा है कि उन्हें कल्चर अच्छा, शॉक कैसे? लगा होगा लड़कियों के गाली देने से, क्योंकि मोदी जी की पार्टी का जो कल्चर है हाँ, हाँ। उस कल्चर में महिलाएं सिर्फ गालियों की पात्र हो सकती हैं। जो गालियों का वायलेंस है उसकी सिर्फ सब्जेक्ट हो सकती है उनके कल्चर में महिलाएं, यानी उनके ऊपर गालियां बनेंगी। हाँ, हाँ। उन्हें सिर्फ दी जा सकती हैं, उनके वीडियोस पे, उनके फोटोज पे उन्हें उनके साथ में वायलेंस किया जा सकता है, पर जैसे ही महिलाएं वो गाली देती हैं तो उन्हें कल्चर शॉक लगता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि उन्हें लगा भी होगा मुझे भरोसा है कि उन्हें ये कल्चर उनकी शॉक लगा। संस्कृति का हिस्सा नहीं है ये। उनकी संस्कृति का हिस्सा ये नहीं है। दूसरी जो बात है, ये जो पॉलिटिक्स ऑफ प्रोफैनिटी है, राजनीति है जो गालियों की पूरी, क्यों शौक लग रहा है हमें कि हम कोई गाली दे रहा है? क्या हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गालियाँ नहीं सुनते हैं? जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करते हैं, या फिर अगर हम बात करें ऑथर्स की, जैसे मंटो और इस्मत चुगताई जैसे जो ऑथर्स थे, उनको परसिक्यूट किया गया क्योंकि वो भाषा लिख रहे थे जो भाषा हम अपने समाज में देखते हैं। और मंटो ने तो ये बात कही थी मंटो जब ने- उनके पे इल्ज़ाम बिल्कुल। लगाया गया कि आप नग्नता या प्रोफेनिटी का आप जो जिक्र कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि अब आपका समाज ही नंगा है तो उसमें मैं क्या करूं? मैं तो उसे बस आईना दिखा रहा हूँ। तो जब आपका IT सेल बैठ के जब आप जिन लोगों को पैसा देते हैं वो हमारे वीडियोस के नीचे गाली देते हैं, तब आपको कल्चर शॉक नहीं लगता। तब आपको कल्चर शॉक नहीं लगता, पर जैसे ही महिलाएं अपनी ज़बान का इस्तेमाल अपने हिसाब से करती हैं, तब आपको, देखिए हम गालियों को कंडोन नहीं करते। हम इस बात को समझते हैं क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ जो है जंतर मंतर पे पहुंची, और जब कॉमन लोग यूनाइट होते हैं तो सभी तरीके के लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, तो वहाँ पे जो गालियाँ बनेंगी उसकी पात्र महिलाएं होंगी। वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो समझ है, हम उसे कंडेम करते हैं, हम नहीं encourage करते हैं ऐसी गालियों को जिसमें महिलाएं पात्र हैं, क्योंकि इट इज़ अ वायलेंट थिंग टुवर्ड्स विमेन एंड मुझे भी यही बात बुरी लगती है कि सारी गालियां हाँ, महिलाओं पे बनी होती है, महिलाएं ही अपने आप को गाली बिल्कुल। दे रही हैं, अपने जननांगों को गाली दे रही हैं। बिल्कुल। तो क्या एक तरीका ये हो सकता है कि अगर हमें गालियां ही पसंद हैं तो हम पुरुष सेंट्रिक गालियां बनाने की कोशिश करें? मतलब ऐसा एक इंतकाम, ये मैं कह रही हूँ, एक औरत जात का इंतकाम होगा ये कि हम इस तरह से कुछ कोशिश करें बदला लेकर। देखिए, जो हम कल्चर वहाँ पे लोगों के बीच में ले जाने की कोशिश कर रहे थे वो था एक ऑल्टरनेटिव कल्चर, कि आपके अंदर जो गुस्सा है आप उसको सही पॉलिटिकल डायरेक्शन दीजिए। वो काम जो जब एक भीड़ इकट्ठी होती है, उस भीड़ में बहुत से लोग होते हैं, तो जब एक पुरुष प्रधान समाज के लोग इकट्ठे होंगे तो वो उस तरीके की गालियाँ देंगे, ठीक है। वो समाज, वो गालियाँ आप ही के लोगों ने मैन्युफैक्चर की हैं, उस समाज को आप ही बनाना चाहते हैं, आप ही उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। हम समझते हैं, हम जो वहाँ पे कोशिश कर भी रहे थे, जो सखी कह रही थी कि जब ऐसे नारे लग रहे थे गालियों वाले, हम इंकलाब का नारा और ज़ोर से लगा रहे थे, क्योंकि हम वहाँ पे ये काम था हम लोगों का, हम लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, जो भीड़ इकट्ठी हो रही है उसे एक सही पॉलिटिकल दिशा देना, राजनीतिक दिशा देना। तो लोगों को ये समझाना, ये बताना कि अगर आपके अंदर गुस्सा है तो वो गुस्से को आप किस तरीके से चैनलाइज कीजिए। आप समझिए कि हमारी ज़िंदगियों में हमारे साथ जो हो रहा है, अगर हम तक शिक्षा नहीं पहुंच रही है, रोज़गार नहीं पहुंच रहा है, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं पहुंच रही है, तो गाली देने से उसका समाधान नहीं निकलेगा। उसका समाधान तब निकलेगा जब आप ये समझेंगे कि सरकार आप तक शिक्षा नहीं पहुंचने देना चाहती, आप तक रोज़गार नहीं पहुंचने देना चाहती, आप तक हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं पहुंचने देना चाहती। तो वो जो चैनलाइजेशन है गुस्से का, वो एक हमारा अहम काम वहाँ पे। लेकिन मैं एक बहुत ईमानदारी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कुछ लोग तो ऐसे थे, मुझे लगा कि शायद सिर्फ रील बनाने के लिए पहुँच गए थे और वो बहुत मशहूर भी हो गए। उनके यानी 10,000 फॉलोअर्स नहीं थे और एक हफ्ते के अंदर 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। मैंने एक लड़के को देखा जिसकी रील काफ़ी पॉपुलर हो रही है, वो जाके गोदी में बैठ गया, जाके वो इन एंकर्स को उसने इंटरव्यू दे दिया। उसने कहा कि मेरा तो मोदी जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लग रहा था कि बड़े इनकलाबी लोग हैं, लेकिन ये तो सिर्फ वहाँ पर अपना करियर बनाने पहुँच गए थे। देखिए, बहुत से लोग वहाँ पे थे, है ना, तरह तरह के लोग वहाँ पे थे। पर ये जो तोला जा रहा है ना, जिस चीज़ को हम तोल रहे हैं, हम किन 2 चीज़ों को तोल रहे हैं? क्या उनका कंपैरिजन भी हो सकता है? आपने ऐसी चीज़ें की है, पहली बात, पेपर लीक नहीं होता, पेपर को बेचा जाता है। आप पेपर बेच रहे हैं, आप बच्चों की ज़िंदगियों को दाव पे लगा रहे हैं। एक तराजू के एक साइड पे वो बात है, तराजू के एक साइड पे वो बात है कि आप
प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स को दहशतगर्दों की बी टीम बोल रहे हैं। तराजू के एक साइड पे ये बात भी है कि आप उनके साथ पुलिस ब्रुटैलिटी कर रहे हैं, उन पर पैलेट गन चला रहे हैं, उन पर AK-47 चला रहे हैं, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे हैं, उनके सर फोड़ रहे हैं, उनको लहूलुहान कर रहे हैं। एक साइड पे ये है। दूसरी साइड पे ये है कि कुछ बच्चे गाली दे रहे हैं। दूसरी साइड पे ये है कि हम लोग नारा लगा रहे हैं। दूसरी साइड पे ये है कि 1-2 लोग आ गए जिन्होंने अपने फॉलोअर बढ़ा लिए। हाउ डज दैट, वो चीज़ कैसे किसी प्रोटेस्ट की लेजिटिमेसी को कम कर सकती अच्छा, है, वो हमारी आपने मांगों को कम कर कॉन्टेक्स्ट सकती दिया, है? आपने ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे सखी की बात भी बहुत पसंद आई कि गाली का सिर्फ यहाँ पर इनको गालियों से समस्या नहीं है, इनको समस्या ये है कि मोदी जी का जो आभा मंडल है वो गाली एक एक पत्थर की तरह वहाँ पड़ती है, और वो आभा मंडल जो है वो टूट नहीं रहा है तो थर थरा तो रहा है, और झरझरा कर थर थरा कर पता नहीं किसी दिन गिर पड़ेगा। महीना में उल्टी आपसे गिनती तो शुरू हो गई है, हाँ, मुझे लगता है कम से कम यंग जनरेशन में। हमारी तो पूरी कोशिश है कि हम काउंटडाउन, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जिन्होंने कहा कि भाई वो खुद भी उन्होंने मोदी को वोट दिया था, उन्होंने कहा 2024 में मैं वोट दे चुका बहुत से हूँ। लोगों ने और हमसे बहुत कहा। सारे, आप लोगों की बात नहीं है, लेकिन दूसरी तरह के बहुत तथाकथित मुख्य धारा मेन स्ट्रीम के वो लोग आए थे जो हमारे हिंदुस्तान का, आप लोग मेन स्ट्रीम नहीं हैं, मेन स्ट्रीम के वो लोग आए थे जो ये कह रहे थे कि मेरे माता पिता मोदी के वोटर्स हैं, माता पिता भी, दादा दादी भी, नाना नानी भी। तो आप सोचिए, मोदी जी माता पिता से वोट लेते हैं और उनके बच्चों को डंडे मारते हैं, यानी उनका कर्ज इस तरह से अदा किया जा रहा है। तो ये वो वाली जनरेशन भी थी, और मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या भारत में इतना बदलाव वाकई आ गया है कि अगर माँ और बाप, माँ तो चलिए बहुत कमज़ोर सी चीज़ है, बाप, अगर बाप बीजेपी को वोट देता है तो क्या उसका बेटा नॉन बीजेपी को वोट देगा? वो लोग आए थे जो ये कह रहे थे कि मेरे माता पिता मोदी के वोटर्स हैं, माता पिता भी, दादा दादी भी, नाना नानी भी। तो आप सोचिए, मोदी जी माता पिता से वोट लेते हैं और उनके बच्चों को डंडे मारते हैं, यानी उनका कर्ज इस तरह से अदा किया जा रहा है। तो ये वो वाली जनरेशन भी थी, और मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या भारत में इतना बदलाव वाकई आ गया है कि अगर माँ और बाप, माँ तो चलिए बहुत कमज़ोर सी चीज़ है, बाप, अगर बाप बीजेपी को वोट देता है तो क्या उसका बेटा नॉन बीजेपी को वोट देगा? ये भी बहुत ही अहम बात है। मैं दर्शकों के लिए इस बात को छोड़ देती हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इस मकाम पे हम आ चुके हैं। अगर आप लोग ये समझते हैं, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, एक मुस्लिम एंगल तलाश करते हैं इसमें। मुस्लिम एंगल, मुझे ये बताइए कि उमर खालिद का नाम आया भी नहीं आया? पहली बात तो क्या पूरे मुस्लिम जो कौम है और जो मुस्लिम युवा है, ठीक है, उमर खालिद एक सिंबल बने हैं, मैं भी अक्सर उनकी आवाज़ उठाती रहती हूँ, लेकिन क्या एक उमर खालिद के मुद्दे में हम इसको समेट दें? पहली बात। दूसरे, प्रोटेस्ट में हमने नहीं देखा कि कोई बहुत प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स, स्टूडेंट लीडर्स थे, वो स्टेज पे ज़्यादा नज़र नहीं आए। नहीं आता है क्योंकि डिलेजिटिमाइज हो जाता है ना पूरा प्रोटेस्ट, अगर मुस्लिम लीडर्स आगे आ रहे हैं तो। ये सी इट्स अ टू एज्ड सोड हम बोलते हैं ना, लाइक जैसे एक अनसेड रूल था कि हम उमर खालिद का क्वेश्चंस नहीं आंसर करेंगे ऐसा अगर था? मीडिया पूछ रहे तो। इट नॉट आउट ऑफ स्पाइट फॉर उमर खालिद, बट गोदी मीडिया डीरेल करने के लिए कोशिश कर रहा है उमर खालिद का नाम उठा के। डीरेल नहीं होना चाहिए, इशू बेस्ड होना चाहिए, मुद्दे से नहीं हटाना चाहिए, ये था आइडिया, ठीक है। बट वो आइडिया भी कहाँ से आ रहा है? दैट सी उमर खालिद्स नेम इज़ नॉट टेकन बिकॉज ही इज़ जस्ट अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट, इट इज़ ऑल्सो टेकन क्योंकि उसका आइडेंटिटी है। सी पर्सनली मेरा भी डिफरेंसेस है उमर खालिद से, इसलिए हम अलग अलग संगठन में है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो एक स्टूडेंट है, वो अभी तिहाड़ में है, ट्रायल भी नहीं हो रहा है। ट्रायल नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? डेमोक्रेटिक कंट्री में एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट को अब जेल में डाल रहे हैं और ट्रायल भी नहीं होने दे रहे। 5 साल। सो एग्जैक्टली, यस। सो और उसमें बात ही नहीं कर सकते क्योंकि अगर बात कर रहे हो तो पूरा गोदी मीडिया डीरेल करेंगे हमारा पूरा प्रोटेस्ट में। से अंडरस्टैंड दैट कंसर्न ऑल्सो, दैट डीरेल करेंगे, करने के लिए वो लेके आ रहे हैं ना। वन डे आई वॉज इन जंतर मंतर, बहुत सारे RSS के लोग आते थे वहाँ पे डीरेल करने के लिए, इश्यूज बनाने के लिए, और पुलिस ने उसको भगा दिया थैंकफुली, प्रोबेबली टू अवॉइड वायलेंस ऑन देम, राइट? प्रोबेबली टू प्रोटेक्ट देम, या मोस्ट प्रोबेबली नॉट टू प्रोटेक्ट अस, आई एम श्योर। सो पुलिस ने भगा दिया कुछ RSS वाले लोगों को, और वो लोग ये बोल के चला गया कि ये सारे लोग एंटी नेशनल लोग हैं, उमर खालिद के साथ है, बस यही है लाइन, उमर खालिद के साथ है।
there Umar Khalid is not just a student activist. Umar Khalid is a Muslim student activist. इसलिए बोल रहे लेकिन हैं। कितना ताकतवर होगा उमर खालिद के 6 साल से जेल में सड़ रहा है वो आदमी, लेकिन उसके समर्थक इनकलाब ला रहे हैं यहाँ पे। सोचिए, जो आदमी अपने लिए बेल नहीं अरेंज कर सकता, उसका ट्रायल नहीं शुरू हुआ है, वो इतना ताकतवर आदमी है कि ज़मीन पे मोदी के खिलाफ इनकलाब ले आया है। Yeah, definitely that's what, इसलिए हम फाइट कर रहे हैं ना तो उसके क्या लिए, बस उसके लिए नहीं है। आपकी- हमारा साथी जी हाँ, आपकी कांति, कई she identities was हैं, in मैं- Bihar jail for मैं many कह रही हूँ, long। आप एक लेफ्टिस्ट हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप एक महिला हैं, आप एक मुस्लिम भी हैं। क्या आपको दुख हुआ इस बात का कि मुस्लिम पहचान को दूर रखा गया इस प्रोटेस्ट से? No, see, it is not about, identity politics per se. I do not believe in identity politics. It's about material conditions, ठीक है। गोदी मीडिया डिरेल करने के लिए कोशिश कर रहे थे, वो दैट इज़ अ वेरी रियल इशू, ठीक है। इसलिए if you see mainstream protests also try to थोड़ा appease to whatever will be more appealing to the larger crowd, इसलिए ऐसा भारत माता की जय वाला नारा और all to show that we are nationalist and we are not anti-nationalist, it becomes a necessity होता है। It's sad that we are in that position where we have to prove that we are Indians. Like prove करना पड़ता है that हाँ मैं भी इंडियन हूँ, ठीक है, मेरा नाम मैं फातिमा है, but may be Indian who, please understand I am also an Indian. That prove करना पड़ता है, that is difficult, but we should not let these things make the protest weaker also. गोपिका, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये बताइए, पूरा ये यंग लोगों का एक रिवोल्यूशन, एक इनकलाब तो आ गया, इस्तीफा भी हो गया, इसके बाद अब क्या है? मतलब आप इसका एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट हमें ये बताइए कि इसको अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि अब भारत की जो ये फ्यूचर पॉलिटिक्स है या करंट पॉलिटिक्स है, अभी पहली बार जो है वो बाई इलेक्शंस के नतीजे आए हैं, प्रशांत किशोर ने हरा दिया है बीजेपी के बड़े नेता को। हाँ, ये तो बड़ी बात है। ये इसमें कोई इस प्रोटेस्ट का कोई असर देख रही है आपकी, क्योंकि उसके बाद पहली बार ये चुनाव नतीजे आए हैं, या आपको लगता है कि एक तो वन ऑफ चीज़ है तो कोई ख़ास बात नहीं है? क्योंकि देखिए, हम कितना भी आइडियलिज्म की दुनिया में, आप लोग तो लेफ्टिस्ट तो कुछ ज़्यादा ही आइडियलिस्टिक दुनिया में जीते हैं और इनकलाब भी आपका जो है वो सेंटर है, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रैग्मेटिक होना चाहती हूँ, लेफ्टिस्ट से थोड़ा ज़्यादा प्रैग्मेटिक। वो ये है कि इसको इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स है उसमें क्या कोई कन्वर्जन देखा जाएगा? आप इसको किस तरह से देख रही हैं? देखिए, जब पहली बार हमें ये सुनने को मिला कि नीट पेपर लीक हुआ है, तो एसएफआई पहला संगठन था जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सामने हमने हमारा प्रोटेस्ट किया था, और उस प्रोटेस्ट में हमारा पहला स्लोगन यही था, स्क्रैप एनटीए, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जिनको हम नेशनल टॉर्चर एजेंसी बोलते हैं, कि हर साल ये होता है। मैंने 3 साल पहले अपना नेट दिया था, वो नेट एग्ज़ाम भी कैंसिल हुआ था, सेम इशू, पेपर लीक हो गया था, और साल भर साल यही स्टोरी रिपीट होती जा रही है कि पेपर कहीं ना कहीं बिक रहा है, पेपर कैंसिल हो रहा है, रीटेस्ट हो रहा है। तो हम ये बिल्कुल नहीं मानते हैं कि एक मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के इस्तीफ़े से एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा इस एजुकेशन सेक्टर में। हमारा मतलब ये राय नहीं है बहुत पहले से, और जब भी आंदोलन में हम नारा लगाते थे, हाँ हम लगाते थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दो, उसके साथ साथ उससे भी ऊंचे आवाज़ से हम बोलते थे कि एनटीए को स्क्रैप करो, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्जामिनेशन को हटाओ, ये सब नारा हम देते थे। तो हमें ये बहुत बड़ी जीत नहीं लगती है कि एक मिनिस्टर का मतलब रेजिग्नेशन हुआ, उसके बराबर का ही आरएसएस का ही बंदा भी बैठा है, मतलब मिनिस्टर, उससे बड़ा आरएसएस का बंदा, उससे बड़ा। हाँ। तो इससे बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज या एजुकेशन सेक्टर में बदलाव नहीं होने वाला है, ये हमें भी पता है। लेकिन ये एक तरीके से जो विक्ट्री है, उस विक्ट्री को हमें ऐसे देखना चाहिए, एक होप जगह है, एक पूरा जनरेशन को आपने ऐसे ही बोल दिया कि ये तो ए पॉलिटिकल लोग हैं, जेनजी है, क्या ही करेंगे, रील बनाएंगे, मीम्स बनाएंगे, इससे ज़्यादा क्या ही होगा। एक पूरा जो कैंपसेस में, हम अलग अलग कैंपसेस से आते हैं, AUD, DU और JNU, हम एज एन एक्टिविस्ट, हम साल भर जो नए फ्रेशर्स आते हैं उनके सामने जब हम बात रखते हैं, पॉलिटिक्स की बात रखते हैं, तो वो बोलते हैं कि क्या ही है, पॉलिटिक्स में क्यों ही पढ़ना है, हमें तो नौकरी चाहिए, हमें जल्द से जल्द अपनी डिग्री कंप्लीट करना है। उस पूरे ए पॉलिटिकल जनरेशन को, जो ABVP, RSS जिनको ए पॉलिटिकल बनाना चाहती थी,
उस एक पूरे जनरेशन के अंदर अभी एक होप आया है कि अगर हम साथ में लड़ाई लड़ेंगे, यूनाइटेड होके, पॉलिटिकल कन्विक्शन के साथ, एक क्लैरिटी के साथ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स करेंगे, तो इस तानाशाह को झुका सकते हैं। और हम ये दिखा चुके हैं कि एक इस्तीफ़ा हो गया है, और जैसे ही इस्तीफे के कवर हुए पूरे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट इज गडकरीज टर्न, आफ्टर दैट वी हैव निर्मला सीतारामन, उसके बाद मोदी की तरफ जाएंगे। तो ये एक होप जगी है, एक विक्ट्री और होप, एक और उस तरफ revival। डर हुआ है क्या? हाँ, दूसरी सरकार में तरफ डर है हाँ, कि? सरकार में डर है, क्योंकि आप देखिए जैसे कि सकी बोल रही थी कि शुरुआत में जब ये जंतर मंतर में सिट इन प्रोटेस्ट जब शुरू हुआ था, कोई भी ऐसे स्लोगन्स नहीं, मतलब गाली या कुछ भी नहीं हो रहा था, बस क्लियर था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा दो। ये बहुत एक लाउड नारा था, इसी मुद्दे पर बात हो रही थी। जैसे ही आप देख सकते हो कि सोनम वांगचुक जी को जिस तरीके से पुलिस ने हटाया, पुलिस भी नहीं कह सकती क्योंकि उनके पास ना ही नेम टैग था, ना ही उनके पास यूनिफॉर्म था। सरकार के कोई गुंडे आए उठा हाँ, के ले गए। आरएसएस के हाँ। गुंडे हो सकते हैं, हमें नहीं पता है। और जिस तरीके से पुलिस ब्रूटैलिटी दिल्ली के अंदर 17-18 ईयर्स ओल्ड्स के साथ जो हुआ, उसके बाद पूरा जो मूवमेंट का टोन बदल गया। मतलब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ज़्यादा लोग मोदी जी को गाली देने शुरू हो गए। मोदी जी के तरफ जो एंगर था, रेज था, वो चैनलाइज होने लगे। तभी आरएसएस ने बोला धर्मेंद्र प्रधान को अभी टाइम आ गया इस्तीफा देना पड़ेगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है, एक डेमोक्रेट होने के नाते मुझे खुशी इस बात को लेकर हुई कि नरेंद्र मोदी को एक प्रधानमंत्री नहीं, एक जनता के जरिए चुना गया नेता नहीं, बल्कि एक हिंदू राजा, हिंदू सम्राट के तौर पर। ऐसा नहीं है कि जब वो अपने को पेश करते थे, करोड़ों लोग भारत में ऐसे थे कि उस छवि को स्वीकार कर रहे थे। जब उन्होंने कहा कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, नरेंद्र मोदी कोई फिजा में कोई बात नहीं कह रहे हैं, उनको पता है कि करोड़ों लोग उस बात को खरीदने के लिए तैयार हैं, उस पर विश्वास करने। कम से कम मुझे लगता है थोड़ा सा रिवर्सल हुआ है कि नरेंद्र मोदी को सम्राट नहीं, तानाशाह भी नहीं, मैं तो कहती हूँ अगर उनको एक सामान्य नेता और सामान्य प्रधानमंत्री ये जनता माने, मैं इससे पे खुश हो गई। जी, जो इनविंसिबल टैग उनके ऊपर लगा था, उसको ब्रेक करने में ये मूवमेंट विक्टोरियस रहा है, और ये मैं मानती हूँ। और ये मूवमेंट चलते चलते ना केवल स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को, क्योंकि जिस दिन हम जा रहे थे 19 को, क्योंकि हमारा पूरा जो जेएनयू का गेट्स है उस सारे गेट्स को ब्लॉक किया था, तो हमें बहुत जल्दी 19 के रात को निकलना था जंतर मंतर। तो हम निकल रहे थे कैब में, और इस कैब ड्राइवर ने पैसा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप चलिए, आपके समर्थन में हम हैं, मुझे काम करना है तो मैं नहीं आ सकता हूँ आपके साथ अभी, लेकिन ये मैं अपने तरफ से करना चाहता हूँ कि मैं आपसे पैसा नहीं लूँगा, जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा। कितनी खुशी की बात है, और मुझे उम्मीद है कि वो कोई नक्सलाइट भी नहीं रहा होगा कैब ड्राइवर, कोई माओइस्ट भी नहीं रहा होगा, कोई इस्लामिस्ट भी नहीं रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला। एक रगों में लगता है कि कोई ताज़ा खून दौड़ रहा है फ़िलहाल। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि इस राउंड टेबल को देखकर आपको कैसा लगा, और मुझे ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में, एक राउंड टेबल आप भी मेरे लिए तैयार कीजिए कि आप अगली राउंड टेबल किसके साथ देखना चाहते हैं। आखिरी आप लोगों से गुजारिश, क्योंकि इसके बिना तो बात नहीं बनेगी, जो आपने नारे लगाए थे वो ज़रा एक बार यहाँ लगा के दिखाइए। कौन सा वाला? दोनों, वास्ते गुनिया भी और दूसरा वाला भी। पहले वास्ते गुनिया करें। तो मैं हमारा पुलिस की जगह मैं कहूँगी, जो मैंने वीडियो डाली थी कि चाय वाले चाचा वास्ते ना हुईया, इट्स योर टर्न नाउ। एंड हमने, जैसे शरण्या बता रही है, सबको शिक्षा सबको काम, हमने इनकलाब जिंदाबाद भी उतने ही ज़ोर से लगाया। हमने पहले हमने इनकलाब जिंदाबाद लगाया, हमने जय भीम का नारा लगाया, हमने शिक्षा पे जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो ये नारा लगाया, और सबको शिक्षा सबको काम लगाया। बहुत सारे हमने नारे, कई सारे नारे हमने इजाद भी किए वहीं बैठे बैठे, है ना। कि हमारी एक दोस्त हैं, उन्होंने नारा बनाया था जब धर्मेंद्र प्रधान ने हमें दहशतगर्द कहा था कि पेपर लीक पे मौन है, ये दहशतगर्द कौन है, बलात्कार पे मौन है, ये दहशतगर्द कौन है। ऐसे नारे भी हमने, कई नारे हमने साथ में मिल के वहाँ इजाद भी किए। बहुत क्रिएटिव नया हमें एक, लेकिन आपका मशहूर मुझे लगता है शायद इस पूरे प्रोटेस्ट का छोटा बंदर शायद सबसे मशहूर नारा है, तो आप सब भी बोल सकते हैं छोटा बंदर वाला। 1 2 3 गो।
56 इंच का छोटा बंदर, बाल नरेंद्र, बाल नरेंद्र, 56 इंच का छोटा बंदर, बाल नरेंद्र, बाल नरेंद्र। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से बहुत अच्छा काम करते रहिए, इस देश को फाशीवाद के अंधे कुएं में धकेलने से बचाते रहिए, जितना बचा सकें उस भारत माता को, आरएसएस की भारत माता जितना अच्छा है उतना अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।